तो आज के शो की शुरुआत बहुत ही आम टॉपिक के साथ, लेकिन बहुत ही खास टॉपिक के साथ, इसीलिए भी क्योंकि ब्याज दरों का घटना शुरू हो चुका है और हमेशा से ये डिबेट चलती आ रही है, जहां पर हम दर्शकों को यही समझाते रहते हैं कि आपके लिए रेंट पे रहना सही है या घर खरीदना सही है। जिस तरह के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, मिलेनियल्स बहुत रेंट पर रहना प्रेफर कर रहे हैं, पर किस तरह के इंसान के लिए, किस तरह के शख्स के लिए रेंट पे रहना समझदारी है, किस तरह के शख्स के लिए घर खरीदना ज़रूरी है। घर खरीदना हमारे देश में एक आर्थिक आज़ादी या कम से कम स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी निशानी होती है, पहला कदम माना जाता है। आपकी पहली सैलरी पर ही आई एम श्योर आपके माता पिता आपको बोल देते होंगे कि जो है घर बचाने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दें, निवेश करना शुरू कर दें। एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल भी होता है। लेकिन क्या वाकई हम उस समाज में अब रह रहे हैं, हम उस समय में रह रहे हैं जहां पर घर खरीदना हमारे लिए जरूरी हो गया है, या जो ट्रेंड हम देख रहे हैं जहां पर लोग रेंट पर रहना प्रेफर कर रहे हैं, रेंट देना प्रेफर कर रहे हैं बजाय ईएमआई के, ये कितना सही है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से, ये आज हम चर्चा में लेकर आएंगे और हमारे तमाम एक्सपर्ट से इन्हीं पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। अर्नव पंड्या जो कि फाउंडर है मनियर स्कूल के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज कपूर फाउंडर और एमडी लियासिस फोरास, और अखिल गुप्ता जो कि को फाउंडर हैं और चीफ प्रोडक्ट टेक ऑफिसर है नो ब्रोकर के। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। पंकज जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि समझना चाहेंगे रेंट वर्सेस ईएमआई का डिबेट नया नहीं है, बहुत पुराना है, और मूड और माहौल अगर मैं देखूं तो फिलहाल किस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, घर खरीदना हर भारतीय के लिए बहुत अहम प्राथमिकता है। सबसे पहली अगर फाइनेंशियल गोल्स के लिहाज की सूची में मैं कहूं तो सबसे पहले पायदान पर आता है। लेकिन इस ट्रेंड में पिछले कुछ समय से कितना बदलाव आप देख रहे हैं, हकीकत मुझे बताइएगा पंकज जी। एक सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स हैं जो रेंट की तरफ झुकाव रखते हैं, और कारण क्या है कि रेंट पे आपकी बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और रेंटल यील्ड स्पेशली हाउसिंग के में अगर आप देख लीजिए तो 3% से कम है, और अगर कोई भी होम लोन लेते हैं तो 8% से लेकर के एक तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ऑसिलेट करता है वो 8, 9, 10% के रेंज के ऊपर चलता है। तो कई लोगों का एक ऑप्शन होता है कि अगर रेंटल यील्ड इतनी कम है तो क्यों हम इतना बड़ी लाइबिलिटी और ज्यादा पैसा खर्चा करें, तो उस रैशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो घर खरीदते हैं। और पिछला 1 दशक और 2 दशक के अंदर देख लीजिए तो प्रॉपर्टी प्राइसेस में पोस्ट लेमन ब्रदर क्राइसिस और पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इतना प्रॉपर्टी प्राइसेस में एप्रिसिएशन भी नहीं हुआ था। तो उसको देखते हुए लोग बाग भी कहते थे कि अगर हम प्रॉपर्टी में अगर ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है तो इट मेक सेंस दैट कि मैं रेंटल पे रहूं। बट ओवर ए पीरियड टाइम मेरा अपना एक असेसमेंट ये है कि घर जो है आप रेंट पे रहते हैं तो वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होते हैं और अपनी अर्ली स्टेज ऑफ जॉब में रहते हैं। एक बार आप एक शहर में आ गए और आपने 6 या 7 साल की जॉब कर ली, उसके बाद उस शहर को आप बिलोंग करने लगते हैं और फिर आपके सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आनी चालू हो जाती है, आपकी फैमिली का साइज बढ़ना चालू हो जाता है और उसके बाद रिक्वायरमेंट ओन की बढ़ जाती है। तो जो अर्ली स्टेज ऑफ देयर कैरियर हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं और माइग्रेंट होते हैं, उनकी पहली चॉइस जो है वो रेंटल होती है। और एज सच मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज में प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं और कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के में बैठती नहीं है, और अगर सस्ता घर होता तो इतना दूर होता है उनके जॉब से, वो इंटरेक्ट नहीं करता। तो लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर रुझान बढ़ना लगता है, जैसे जैसे फैमिली होती आती है वैसे स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ कंफर्ट की जरूरत होती है। और दूसरी एक और बात होती है, आप जहां रहते हैं आप उसको लाइक करने लगते हैं और आप फिर उसको छोड़ करके नए जगह जाने में आपको एक तकलीफ होती है, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंफर्ट हो जाता है कि बाकी सारे जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिलमेंट होनी चालू हो जाती है। और ये देखते हुए मेरे हिसाब से 2 तरीके के लोग हैं, एक जो अर्ली स्टेज ऑफ देयर कैरियर हैं वो रेंटल पे रहते हैं, और जो लेटर ऑन आते हैं तो उनके लिए घर ओन करना जो है
वो एक रिक्वायरमेंट होती है। Absolutely. और समय के हिसाब से अब क्योंकि प्राइस में प्रोडक्टिविटी आने लगी है, हाँ हाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, और साथ में रेंटल भी इस वक्त जो है वो कॉस्टली होता जा रहा है। अगर आप पिछले 2 या 3 साल देख लीजिए तो रेंटल अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सिटीज में ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ प्रॉपर्टी प्राइसेस के अगेंस्ट में। तो इसको देखते हुए भी एक रेंट पे रहने वालों की अनअफोर्डेबिलिटी बढ़ रही होगी, तो वहां पे भी लोगों का ये रुझान आने वाला है कि भाई आगे चल करके हम घर ओन कर लें। बिल्कुल। और काफी हद तक जो आपने शुरुआत में भी कहा कि आपके लाइफ स्टेजेस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक मूविंग जॉब में हैं या ऐसे अनिश्चित या अनसर्टेन माहौल में है जहां पर आपको जगह छोड़नी पड़े, इलाका छोड़ना पड़े, तो शायद रेंट पे रहना आपके लिए समझदारी होगा। लेकिन अखिल, आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कैसा है, हमें ये समझना है, क्योंकि एक तो हम एंटर हो चुके हैं ब्याज दरें घटने के सिनेरियो में, जहां पर ऊंची ईएमआई अगर आपकी चल रही है तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको आती हुई मिलेगी। उसके अलावा देखिए, घर खरीदने के लिए कोई सही समय होता नहीं है। ब्याज दरें बढ़ रही हो, घट रही हो, अगर आपके पास फिलहाल पैसा है, अगर आपके पास फिलहाल वो जरूरत है कि आपको घर खरीदना है, तो आपको घर खरीद लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिलहाल के माहौल को देखते हुए जिस तरह से अब रेट कट हो रहे हैं, और जैसा एक रेंटल का भी इशू बताया पंकज ने कि रेंटल भी महंगे हो रहे हैं। हालांकि मैं जानना चाहूंगी कि ये किन किन पॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हम महानगरों की ही बात कर रहे हैं या हम छोटे शहरों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि रेंट बढ़ना सब जगह एक समान नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, अखिल, आप ट्रेंड को कैसे भाप रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होम बाइंग और रेंटिंग दोनों को? देखिए, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ इसमें। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो होम बाइंग जो आज दो ब्रोकर पे, और आप इन जनरल इंडिया में एवरेज देखेंगे तो 32 साल का जो कपल है या फिर 32 साल का जो इंडिविजुअल है वो होम बाइंग कर रहा है, करेक्ट। ये एज आज से कुछ साल पहले 36, 37, 38 होती थी। तो रेट एट विच द एज एट विच पीपल आर बाइंग हाउस, इट हैज कम डाउन। और अगर आप इंडिया के डेमोग्राफिक्स को समझे, इंडिया की पॉपुलेशन को समझे, हम लोग एक यंग कंट्री है, और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है लोग 32 की तरफ आते जा रहे हैं। और जैसा कि पंकज जी कह रहे थे, जब बंदा कोई जॉब ज्वाइन करता है तो शुरू के 1-2 साल 3 साल उन्हें पता नहीं होता कि वो उस जगह रहने वाले हैं कि नहीं, तो वो प्रिफर करते हैं कि रेंट पे रहें, क्योंकि आपको घर खरीदने के लिए एक डाउन पेमेंट के लिए कुछ 10-15-20% डाउन पेमेंट के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। तो शुरू के कुछ 5-6 साल लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, तब वो 2 से 3 घर में रहते हैं। उसके बाद जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, उन्हें पता होता है कि किस एरिया में काम करने वाले हैं और नए एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं सिटी में, तब वो एक नया घर बुक करते हैं। और ये जो फिनोमिना है ये ईएमआई की रेट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। जैसा कि आपने कहा, घर खरीदने का सबसे सही समय है जब आपके पास पैसा है, क्योंकि घर खरीदना बहुत आवश्यक है। उसका रीजन ये है कि जितना आप करीब रहेंगे अपने ऑफिसेस के, अगर आप सिटी सेंटर के बीच में रह रहे हैं, तो जिस रेट से रेंट बढ़ते हैं वो बहुत फास्ट होता है। उस केस के अंदर आपकी ईएमआई पे करने का जो डिसीजन होगा वो हमेशा बेटर होगा रेंट पे करने से। हमने ये देखा है कि अगर आप आज घर खरीद रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी रेंटल यील्ड 3% की भी है घर खरीदने के बाद, बट अगर आप उसी चीज को 4 से 5 साल बाद देखेंगे और आपने जो मनी इन्वेस्ट किया हुआ है उस मनी इन्वेस्ट किए हुए के ऊपर जब आप रेंटल यील्ड देखेंगे तो ये रेंटल यील्ड बढ़ के 6, 7, 8% तक चली जाती है, विच विल बी इक्वल टू द ईएमआई व्हाट यू आर पेइंग। मैंने भी जब घर लिया था तब जो मेरी ईएमआई थी, और उसके 5 साल बाद 7 साल बाद जब वो मैंने घर किराए पे दिया, तो आज जो मेरी उस घर से जो रेंट आता है वो ईएमआई से ज्यादा है। तो इंडिया में घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। आफ्टर कोविड जब लोगों ने रियलाइज किया कि ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको घर पे रह के काम करना पड़े, मियाँ बीवी बच्चे सबको घर पे रहना पड़ रहा है, तो लोगों ने रियलाइज किया कि जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जा रही है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बाय अ हाउस, बिकॉज ओनर आपको कभी भी बोल सकता है कि ये घर खाली कर दो। और टिपिकली ओनर्स के दिमाग में ये रहता है कि किसी भी टेनेंट को मैं 3 से 4 साल से ज्यादा इस घर में नहीं रहने दूंगा, उसके बाद मैं चर्न करूंगा, और उसके बाद घर मूव करना विद फैमिली बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए लोग घर बाय करते हैं और वो कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं। होम लोन रेट कम होने से डेफिनेटली इसमें और इजाफा होगा, बट होम लोन की रेट्स, आप होम लोन तकरीबन 15 से 20 साल पे लेते हैं, और 15 से 20 साल के ऊपर आप
भले ही हाई लो होम लोन रेट में घुसे या लो होम लोन रेट में घुसे, आप साइक्लिक होता है ये पूरा, तो आप सारी रेट्स देखेंगे, हाई भी देखेंगे लो भी देखेंगे, तो तकरीबन आप उतना ही पैसा पे करते हैं जितना कोई और पे करेगा, डिपेंडिंग ऑन कब वो होम लोन में घुसे थे। अर्नब जी, फाइनेंशियली इस डिसीजन को आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको संज्ञान में ला सकते हैं? कैसा शख्स जहां पर अगर हमें कंपेयर करना हो मेरी 20 साल की ईएमआई और 20 साल का रेंट, किन किन फैक्टर्स पर ये आपका निर्णय जो है वो डिपेंड करेगा? क्या क्या पैरामीटर्स यहां पर आपको फैक्टर इन करने की जरूरत पड़ेगी फिर? देखिए, जब आप फाइनेंशियली ये सभी चीज देखते हैं तो मेन और खास करके आपको एक चीज देखनी है, वो है अफोर्डेबिलिटी। और अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपके अपने फाइनेंसिस पर इसका क्या असर हो रहा है। क्योंकि जब आप रेंट पर लेते हैं तो जो रेंट होता है वो आपके टोटल एक्सपेंसेस का कितना हिस्सा होता है, क्या आप सेविंग्स कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप रेंट पे तो ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट आपका कैपेसिटी नहीं है तो उसमें फिर आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं होता। सिमिलर चीज होती है इन टर्म्स ऑफ जब आपका ईएमआई होता है, कि जब आप ईएमआई के बारे में सोचते हो तो आपको ये भी देखना है कि आप कितना लोन ले रहे हो, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आप कितना अपने तरफ से एज अ डाउन पेमेंट दे रहे हो और कितना लोन रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी लोन आपने ली है उतना आपका ईएमआई बड़ा होगा, लेकिन आप जो अर्ली इयर्स है अगर उसमें भी अगर थोड़ा लोन रीपे कर सके या थोड़ा कम लोन दे तो उससे ओवरऑल एक इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन दिया हुआ है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो आपका ईएमआई अराउंड 41,800 के पास आएगा। यानी कि ओवर अ 20 ईयर पीरियड अगर आपने 20 साल का लोन लिया हुआ है तो 50 लाख के ऊपर आप 50 लाख का इंटरेस्ट देंगे और टोटल 1 करोड़ क्या ओवरऑल वैल्यू होगा। तो सिमिलरली अगर ये 8% का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर लोन रेट आपको 7% में मिल रहा है तो आपका ईएमआई 38,700 तक पहुंच जाएगा और आपका जो 50 लाख का जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे वो 43 लाख होगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले, खास करके बाइंग का डिसीजन, आपको अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है इसका। और आपको ये भी याद रखना है कि पहले बाइंग में एक और एडिशनल फैक्टर था कि आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल रहा था जो उसे बहुत अट्रैक्टिव भी कर रहा था। आज की तारीख में ओल्ड सिस्टम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में ये भी जारी है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो लोग नए टैक्स रिजीम को अपनाना की या तो प्लान कर रहे हैं, या अगर आप आगे जाके देखें तो शायद ओल्ड टैक्स रिजीम ना हो, तो ये भी फैक्टर्स को, टैक्स इम्प्लीकेशन का भी आपको फाइनेंशियली जब आप डिसीजन ले तब उसमें ध्यान रखना जरूरी। चलिए, तो अब सही कहा आपने, यहाँ पर अगर आप ईएमआई के बंधन में बन जाएंगे तो फिर आपको 20 साल 25 साल के हिसाब से जो है वो ईएमआई लगातार पे करनी होगी, और काफ़ी लंबा कमिटमेंट है। ये फैसला आप तब लें जब आप एक कंसिस्टेंट इनकम ब्रैकेट में आते हो या कंसिस्टेंट इनकम फेज में आते हो। अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जो अपनी जॉब के साथ भी रिस्क लेना चाहते हैं या अपनी इनकम के साथ रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये काफ़ी हद तक आपकी प्लान का एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन पंकज जी, रेंट पर और रेंट की समानता पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। आपने कहा कि जैसे जैसे अब यहाँ पर तो एक रेट कट्स का सिनेरियो है, लेकिन रेंटल्स ऊपर जा रहे हैं। पैन इंडिया का यही सिचुएशन है? हम किन पॉकेट्स की बात कर रहे हैं? और जहां तक घरों की बात है, डिमांड सप्लाई का रेशियो भी बताइएगा कैसा है महानगरों में और बाद में टियर 2 टियर 3? देखिए, रेंटल जितनी भी इकोनॉमिक हब्स हैं उसके पास में बढ़ रहे हैं हर सिटी के अंदर, और जितनी भी आईटी ड्रिवन और जो माइग्रेंट पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाली ज्योग्राफीज हैं वहाँ पे बढ़ते हुए, तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, पूना में, मुंबई में, दिल्ली एनसीआर में आपको रेंटल में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर प्रॉपर्टी प्राइजेस में 5% की CAGR ग्रोथ है तो रेंटल करीब 6 से 7% की CAGR ग्रोथ पिछले 3 साल के ऊपर वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो रेंटल की ग्रोथ तो है ही है। और एक अखिल ने बड़ी अच्छी सी बात बोली कि जो हमारी
एज ऑफ परचेजर है वो कम हो रही है, और ये एक अच्छी तरीके ये बताता है कि हमारी जो हाउस परचेज की अफोर्डेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई। अगर आप हम ये देखते भी हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइजेस और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी को देखें, तो जिस हिसाब से इनकम में बढ़ोतरी हुई और इंटरेस्ट रेट कोविड के बाद जो गिरे और जिस लेवल पे हैं, आज के दिन हमारी अफोर्डेबिलिटी 2005 और 2006 के लेवल पे है। और यही कारण है कि कोविड के बाद हमने अक्रॉस ज्योग्राफी में जो है एक अच्छा सा सेल्स का ग्रोथ होते हुए देखा। पिछले साल से इस साल के अंदर भी अगर हम देखें कि 60 सिटीज में सेल्स जो है वो 18% के लेवल के ऊपर ग्रो हुई, कंसोलिडेटेड लेवल के ऊपर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर बिल्डर की सप्लाई कोई देख लीजिए तो उसमें करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की सेल्स हुई, करीब 6.5 लाख यूनिट बिकी। और इन्वेंट्री जो है इस वक्त 11% कम हो गई है पिछले साल के हिसाब से, क्योंकि थोड़े न्यू लॉन्चेस में गिरावट होती हुई पिछले साल में हमें दिखाई दी। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है पिछले 10 से 12 साल के अंदर। आज भी ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम देख लीजिए तो हमारे पास केवल 21 मंथ्स का ही मंथ्स इन्वेंट्री ओवरहैंग दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि सेल्स जो है वो इतनी इस स्पीड पे चल रही है कि हमारे पास 2 साल से कम का जो है वो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये बहुत ही एफिशिएंट लेवल के ऊपर है। इस लेवल का ये लेवल हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, और यही कारण है कि हम आज के दिन मॉडरेट प्राइस इंक्रीज देखने लगे हैं। अगर आपने 16 से 21 का पीरियड देखा था तो उस पीरियड में केवल प्राइस स्टैग्नेंसी थी या कोविड के दौरान प्राइस का करेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं वो प्राइस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देने लगी है। एक्सेप्ट कुछ नॉर्थ इंडियन सिटी के को हटा दीजिए, लेकिन रेस्ट ऑल द मार्केट में प्राइस ग्रोथ जो है वो मॉडरेट है, 5 से 10% के हिसाब से है। और मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस ग्रोथ है ये एब्जॉर्बेबल है, क्योंकि इनकम और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी में जो ग्रोथ हो रही है वो इस प्राइस ग्रोथ को डिस्टॉर्ट नहीं करने वाली है। और तो आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से डिमांड इंटैक्ट रहेगी। हम शायद उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए जो पिछले 3 साल में हमारे जो ग्रोथ नंबर थे, लेकिन मैं कोई रिटार्डेशन और गिरावट होती हुई नहीं देख रहा हूँ। कोई कमी आती हुई आपको नहीं दिखाई दे रही है? हो सकता है इतना अग्रेसिव ना हो जो ट्रेंड हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, लेकिन अखिल जो ट्रेंड हम फिलहाल देख रहे हैं, और इस पर मैं वापस से आ रही हूँ एक बार घूमकर, हम एक ऐसे फेज में हैं जहां पर लोग अपनी इनकम के साथ रिस्क ले रहे हैं। हम ऐसे फेज में हैं जहां पर पीपल आर टॉकिंग अबाउट अर्ली रिटायरमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट गिग इकोनॉमी, हम बात कर रहे हैं सबैटिकल्स की, हम बात कर रहे हैं लाइफ कॉलिंग की, और आपकी एक इनकम सोर्स के जो कि जॉब होती है यूजुअली उससे बढ़कर कुछ और करने की। इस पूरे सिनेरियो में अगर घर खरीदने का फैसला मैं कंसिडर करना चाहूं तो वो कितना अहम हो जाता है? इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होगा जो अर्णव जी समझाएंगे हमको, लेकिन मेरे नाम एक घर होना कंजम्पशन के लिहाज से, अगर जो मैं उसमें रह रही हूं तब तो ठीक है, लेकिन इसके आगे बढ़कर क्या कुछ करना चाहिए? क्या वो एक फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा मेरे लिए? देखिए, कंजम्पशन के लिए आपके पास डेफिनेटली घर होना चाहिए, और अगर आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास घर होना ही चाहिए। और उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप जब घर खरीद रहे हैं तब आप ये देखिए कि आपकी मंथली इनकम का 28-30%, 28-30% तक का आप EMI लीजिए, और उसके बेसिस पे जो अफोर्डेबिलिटी आ रही है उसमें घर खरीदिए। क्योंकि रेंट भी आप जब देखते हो तो हर साल 5 से 10% के बीच में रेंट आपका बढ़ता है, अगर आप अपने ऑफिस के पास अच्छी जगह पे रह रहे हैं। जो आपका रेंट बढ़ता है उसी परसेंटेज से अगर आप अपनी EMI एक्स्ट्रा पे कर दे, या आप साल की एक EMI एक्स्ट्रा पे कर दे, तो आप अपने लोन टेन्योर को 4 साल से कम कर सकते हैं। और अगर आप एक की जगह 2 कर देंगे तो आप अपने लोन टेन्योर को 7 साल से कम कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट तरीके से प्लान करेंगे तो घर खरीदना तो बहुत ही समझदारी का डिसीजन है, और ये आपको आपके अर्ली रिटायरमेंट में भी बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करता है।
जी, अब इसका फाइनेंशियल पहलू आप हमको बताइएगा। फाइनेंशियल पहलू हम इसका कैसे समझें? एक तो अगर आप ऑलरेडी ईएमआई भर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, लोगों की इनकम उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है जितनी जल्दी उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, जितनी जल्दी उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो अगर जो आप ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर ईएमआई है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रुक गया है, जो कि बहुत लंबा अरसा होगा अगर आप अपनी ईएमआई खत्म होने का इंतजार करेंगे, जो कि लोग करते भी हैं। अधिकतर लोगों से अर्नव जी जब बातचीत होती है और उनसे पूछते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत क्यों नहीं की, अब तो छोटे से छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, एसआईपी भी 250 रुपए की हो गई है, कहना यही होता है उनका कि अरे हमारे पर तो अभी ईएमआई का बोझ है। तो इसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ना, उसकी अगर शुरुआत नहीं हो तो फिर बहुत डिले हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको लगता है कि इतनी बड़ी लाइबिलिटी है ये मेरे ऊपर, लोन की, कर्ज की, वो आप पहले निकाल लो। कुछ लोगों की जो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का वो बीच में रुक जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया था सब तो घर में डाल दिया है, अब बाद में थोड़ा सा खत्म हो, बाद में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जाए। अब जो आपके ऊपर लोन के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बढ़ती हैं, उसमें तालमेल कैसे बिठाएं? और इस सिनेरियो में, इसके एवज में अगर मैं एक रेंट को कंसिडर करना चाहूं तो वो मेरे लिए कितनी बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, इसका आकलन मैं कैसे करूं? देखिए, अगर आपके ऊपर एक ईएमआई का बोझ है तो मेरे हिसाब से आपको एक पूरी तरह से प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है कि पहले तो एक कि ये आपके लिए कितना अफोर्डेबल है। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में लोन लेना आसान है, और हम ये होम लोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं इन टर्म्स ऑफ की ईएमआई का बोझ, उन्होंने क्या किया होता है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड पर बिलिंग, वो सभी चढ़ते जाता। तो ये एक्सप्लेन, अगर आपने अपना ईएमआई एक रीजनेबल लेवल लेस देन 1/3 ऑफ योर इनकम रखा हुआ है, तो फिर आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप दूसरे एक्सपेंस कैसे कंट्रोल में रखें ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि ये कहना कि क्योंकि ईएमआई है मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो इससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आगे बढ़ने वाला नहीं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी होती है, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, कोई भी समय पे रिटायर होना चाहते हैं, तब ये जो आपके पास एक एसेट होगा इन टर्म्स ऑफ अ होम, वो एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लोन है उस समय तक, बाय द टाइम यूर 45-50, अगर आपने जल्दी शुरू किया हुआ है तो वो खत्म हो गया होगा। तो अगर आपने 15 साल 20 साल का भी लोन लिया है तो एट दैट एज अगर आपने खत्म कर दिया, आपके नाम एक एसेट है और फिर आपकी लायबिलिटी टेपर ऑफ हो जाती है। तो ये भी एक चीज आपको देखनी जरूरी है कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ईएमआई, पर लेकिन इन द अर्ली इयर्स ऑफ योर लोन आप कितना कैपिटल भी रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिकली भी अगर आप देखें तो जो लोन के पहले साल होते हैं, खास करके एक लंबा लोन, तब अगर आप कैपिटल रीपे करते हैं तो उसका डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सेविंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में देखनी चाहिए। अब आते हैं, आपका जो प्रश्न था कि इन टर्म्स ऑफ आपने मानो रेंट पे ले रखा है घर, तो उसमें तो आपकी लायबिलिटी तो होगी ही, क्योंकि आपको उसमें चॉइस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि आपको पता भी नहीं है कि आपका अगले साल या 2 साल बाद रेंट कितना होगा। एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ईएमआई आपको तो ये पता है कि ये ईएमआई एक फिक्स्ड फिगर रहने वाला है, तो उससे आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे हो तो आपके ऊपर प्रेशर तो रहेगा ही, और शायद ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको नॉट ओनली जगह ढूंढनी है, रेंट इंक्रीजेस का भी आपको अपने फाइनेंशियल्स में उसका शामिल करना है। तो इसीलिए उसमें इनकम इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो इंक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेंट इंक्रीजेस एक सस्टेनेबल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये आप जो अमाउंट दे रहे हैं उसके सामने एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास तो कुछ रहता नहीं है इन टर्म्स ऑफ एन एसेट क्रिएशन। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो होम लोन एक होता है वो एक लोन होता है, लेकिन उससे क्योंकि एसेट क्रिएट होता है तो ये एक अच्छा लोन होता है। तो आप देख लीजिए कि दोनों प्रकार का सिचुएशन हो, रेंट हो या ईएमआई हो, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन उससे डील करने के लिए आपके पास कई अच्छे तरीके हैं। तो अच्छी प्लानिंग के साथ आप उसे भी करके एक अपना पूरा प्लानिंग कर सकते हैं।
तो बहुत जरूरी है, ये काफी केस स्पेसिफिक और इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक डिसीजन आपके लिए हो सकता है। जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ईएमआई भी लंबी चलती है और अगर आप रेंट पर ही रहना चाहते हैं तो ये भी आपकी पूरी उम्र चलेगा और इस फैसले पर आप तभी ही आ पाएंगे जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्टेड हो। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजंस की जरूरत होती है और ये तभी ही आप कर पाएंगे जब आपके पास एक स्टेडी इनकम हो और इफ इन केस आपकी इनकम में किसी भी तरह का कोई ब्रेक आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत जरूरी है कि आप ईएमआई या रेंट जैसी जो बंदोबस्त है वो आप पहले से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप जुड़े और इतने अहम मुद्दे पर एक बार फिर से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आपका। चलिए हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।